हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर फिज़िक्स का यूनिट 1 पढ़ रहे थे, कॉन्स्ट्रेंट मोशन, जो कि पेपर 1 का है, जिसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। आज उसका क्लास नंबर 3 है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी है कॉन्स्ट्रेंट मोशन की। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बीएससी 5th सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक और यूनिट 1 कॉन्स्टेंट मोशन के 2 क्लासेस। ठीक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। मैंने इसके पहले वीडियो में कंस्ट्रेंट पढ़ा चुका है, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है वो बता दिया है, और एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन भी करा दिया है। ठीक, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट देखेंगे, कितने टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, और आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। टाइप्स, पूरे के पूरे टाइप्स भी पूछे जाते हैं, एक टाइप भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को पूरी की पूरी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो टोटल 4 टाइप्स के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। सबसे पहले होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट होता है, नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट होता है, स्केलरनोमस या स्केलरनोमिक कॉन्स्ट्रेंट होता है, और या रियोनोमिक या रियोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट होता है। तो लिख लेते हैं और सबको डिफाइन करूँगी और अच्छे से लिखवाऊँगी भी, समझाऊँगी भी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। 4 टाइप के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, विच आर एज फॉलोज। सबसे पहला जो कॉन्स्ट्रेंट होता है वो होता है होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। दूसरा होता है नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। तीसरा होता है स्क्लेरोनोमिक, या इसी को स्क्लेरोनोमस कहते हैं, स्क्लेरोनोमस कॉन्स्ट्रेंट। ठीक, और चौथा है रियोनोमिक या रियोनोमस कॉन्स्ट्रेंट। ठीक, ये टोटल 4 टाइप्स के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं जो आप लोगों को कॉन्स्ट्रेंट में पढ़ने हैं। ठीक, इसको डिफाइन करूँगी, फिर विद एग्जांपल इसको समझाऊंगी। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। ठीक, तो ये एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट होता है जिसमें कोई भी कह सकते हो कि नंबर्स होते हैं, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, या कह सकते हो मैथमेटिकल इक्वेशन में डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो इसमें पहले लिखवाती हूँ फिर और अच्छे से समझाऊंगी। द कॉन्स्ट्रेंट imposed on the motion of a system can be expressed in mathematical equation that is r vector, r2 vector, r1 vector, r2 vector, r3 vector rn vector is equal to 0, where r1, r2, r3, rn are position vector, and t, rn यहाँ पर t होगा। ठीक, rn और t is time। then the constraint is known as holonomic constraint।
इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है होलोनोमिक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसमें मोशन ऑफ अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम का जो मोशन होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब कोई नंबर्स के फॉर्म में या कोई इक्वेशंस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि R1 R2 R3 डॉट 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 RNT है इज़ इक्वल टू 0। हम कहते हैं ना कि अगर किसी भी इक्वेशन के इक्वल टू में 0 हो तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है, मतलब कोई भी फॉर्म लिखी हो उसके इक्वल टू में 0 हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के साथ इज़ इक्वल टू 0 में हो तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। ठीक, जैसे कि इसमें R1 R2 R3 क्या है, पोजीशन वेक्टर है और t टाइम है। देन द कांस्टेंट इज़ नोन एज होलोनोमिक कांस्टेंट। बस सिंपल लैंग्वेज में इतना समझिए कि एक ऐसा कांस्टेंट जिसमें मोशन ऑफ अ सिस्टम को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में डिफाइन करते हैं तो वह कांस्टेंट हमारा होलोनोमिक कांस्टेंट आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग वही ले लेते हैं मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी वाला, जो मैंने इसके पहले आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया था। ठीक, एक हम रिजिड बॉडी ले लेते हैं और ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ पर दो पार्टिकल ले लेते हैं, एक आई पार्टिकल है और एक जे पार्टिकल है। आई पार्टिकल ये पॉइंट का ए नाम रख लेते हैं, ये पॉइंट का बी नाम रख लेते हैं और इसको ओरिजिन से जोड़ देते हैं और इसको भी जोड़ देंगे। ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है वो आर आई वेक्टर कहलाता है और ये वाला जो पोजीशन ओबिक पोजीशन आर जे वेक्टर हो जाएगा और इसको क्या कहते थे, सी आई जे या आर आई जे कहते थे। ये क्या होता है, ये जो मैंने कांस्टेंट के एग्जांपल में बताया है ना कि जो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी वो कांस्टेंट मोशन होता है, क्योंकि क्यों होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ये अभी मैंने आप लोगों को कराया भी हुआ है। ठीक, तो ये हमारा हो गया और ये हमारा क्या है, रिजिड बॉडी है। क्या है, रिजिड बॉडी है। तो ये एक तरह का होलोनोमिक कांस्टेंट के अंदर आता है। अभी मैं इसकी इक्वेशन भी बताऊंगी कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आगे इसमें लिखेंगे द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी is constrained because the distance between any two particles of rigid body remain constant from वेक्टर ट्राइंगल लॉ। देखो इसमें क्या कह रहा है, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया तो वो किसका एग्जांपल है कि जो मोशन होता है रिजिड बॉडी का वो कांस्टेंट होता है। क्यों होता है कांस्टेंट, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है रिजिड बॉडी में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब उसमें वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, किसमें, इसमें वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ओ ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ओ ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक, ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, तो हम इसमें से स्क्वायर हटा करके करेंगे। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना है, आई कैप आर आई है और हमारा ओ बी कितना है, आर जे है और ए बी कितना है, सी आई जे है। तो इसको आगे लिखते हैं, यह आएगा हमारा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना था हमारा, आर आई वेक्टर था और ओ बी वेक्टर कितना था, आर जे वेक्टर था प्लस बी ए वेक्टर कितना था, सी आई जे वेक्टर था। ठीक, अब इसको जे वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर इज इक्वल टू सी आई जे। अगर हम इसका स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर दोनों साइड मॉड लगा करके लगाएंगे, आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड लगा करके इसमें भी मॉड लगा देंगे, सी आई जे का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि अगर ए वेक्टर के साथ मॉड होता है फिर उसका स्क्वायर होता है तो वो हमारा ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये CIJ और इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा। ये मॉड से बाहर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहती है। ठीक, अब इसको इधर ले आते हैं, ये इक्वल के फॉर्म में है। ठीक, तो ये होगा RI वेक्टर माइनस RJ वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस CIJ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में हो गई कि नहीं हो गई, तो इसमें आगे लिखेंगे इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल इक्वेशन, so it is a holonomic constraint motion। ठीक, ये हमारे इक्वेशन के फॉर्म में आ गई, इसीलिए जो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी है वो हमारी होलोनोमिक कॉन्स्टेंट मोशन हो गया। मैंने आप लोगों को समझा दिया कि होलोनोमिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक ऐसा मोशन ऑफ अ सिस्टम जिसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा होलोनोमिक कॉन्स्टेंट आता है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नॉन होलोनोमिक। अब नॉन होलोनोमिक क्या होगा, होलोनोमिक तो हमने समझ लिया कि इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नॉन होलोनोमिक में क्या होगा कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिएगा नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। ठीक, तो इसमें लिखिएगा इफ द constraint imposed on motion of a system cannot be expressed in mathematical equation कौन सी होती है, F R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर और T इज इक्वल टू 0, then the constraint is known as non-holonomic constraint। इसमें कह रहा है कि अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट जो मोशन ऑफ अ सिस्टम को नॉन एक्सप्रेस, मतलब कह सकते हो कि उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है एफ आर, फंक्शन कोई R1 R2 R3 Rn T तक होती है, जिसमें R1 R2 R3 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, T टाइम होता है। तो अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट मोशन ऑफ अ सिस्टम को मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं डिफाइन कर पाती है तो वो हमारा नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ना पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स वाला, तो वो एग्जांपल इसमें वैलिड होगा। ठीक, आगे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था अ पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ये प्लेन रहता है और ये हमारे पास बॉक्स रहता है। ठीक, और इसमें पार्टिकल इनसाइड होता है। तो हमने बताया था x किससे लेस होता है, लेस देन इक्वल टू लेंथ, फिर y लेस देन इक्वल टू हाइट, z लेस देन इक्वल टू ब्रेथ होता है। तो ये हमारा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कहाँ लिख सकते हैं, ये तो 0 मतलब l से छोटा है और l के बराबर भी है। ठीक, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का। और मैंने आप लोगों को एक और एग्जाम्पल बताया था ना, जिसमें कि ये पहला एग्जाम्पल और इसमें का दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर पार्टिकल है, ये तो स्फेयर पे ही मूव कर सकते हैं ऑन द सरफेस पे या बाहर आउटसाइड द सरफेस पे। तो इसमें लिखेंगे द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सरफेस, इधर सरफेस और आउटसाइड द सरफेस।
ठीक। और उसमें क्या होता था, x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू r होता था, चाहे r के बराबर या r के इक्वल। पीछे से कॉपी भी कर लीजिएगा, वही तरह है, बस वही आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्केलरनोमिक, SCHLERO नोमिक या स्क्लेरोनोमस कॉन्स्ट्रेंट। स्क्लेरोनोमिक या स्क्लेरोनोमस कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? ठीक, तो ये एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट होता है जो कि टाइम पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। तो लिखेंगे द कॉन्स्ट्रेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो कि टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारा स्क्लेरोनोमस या स्क्लेरोनोमिक कॉन्स्टेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल दिया था ना कि फिक्स सपोर्ट में ये पेंडुलम रहता है, तो ये हमारा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसमें लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो लिखेंगे अ सिंपल पेंडुलम, जैसे लिखवा रही हूँ वैसे ही लिखिएगा, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में लिखवा रही हूँ आप लोगों को नोट्स। A simple pendulum suspended with a fixed support। ठीक, इसमें तो जो लेंथ होती थी पेंडुलम की वो क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, कोई भी लेंथ में चेंज नहीं होता था। जब लेंथ में चेंज नहीं हो रहा तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो लिखेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। इसका जस्ट उल्टा रियोनॉमिक कांस्टेंट होता है, जिसमें एक ऐसा कांस्टेंट जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मान लो कि ये हमारा सिंपल पेंडुलम था, ठीक, अगर ये जो सपोर्ट था ये हमारा फिक्स था, अगर ये सपोर्ट को मूवेबल बना दे तो ये फिक्स थोड़ी ना होगी, इसकी लेंथ में भी चेंज हो जाएगी, ये टाइम के साथ वेरी कर जाएगी। तो अब फोर्थ है हमारा रियोनॉमिक कांस्टेंट। फोर्थ है रियोनॉमिक या रियोनोमस कॉन्स्ट्रेंट। ठीक, रियोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, लिखेंगे द कॉन्स्ट्रेंट विच आर डिपेंडेंट ऑन टाइम are known as रियोनॉमिक कांस्टेंट। एक ऐसा कांस्टेंट जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो वह हमारा रियोनॉमिक कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा सपोर्ट क्या हो गया, मूवेबल, क्या हो गया, मूवेबल, ये सपोर्ट हो गया। और यहाँ पर हमारा बॉब टंगा हुआ है जो कि यहाँ मूव करेगा, यहाँ भी मूव करेगा, लेकिन इसकी इस बार जो लेंथ होगी वो वैरी करेगी टाइम के साथ। तो लिखेंगे अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विथ अ मूविंग सपोर्ट। क्या, मूविंग सपोर्ट, मतलब एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जो कि मूव करता है, मतलब उसका जो सपोर्ट होता है वो मूवेबल होता है, तो इसमें जो लेंथ होगी वो हमारी लेंथ टाइम के साथ वेरी करती चली जाएगी। तो इसमें आप लिख लीजिएगा लेंथ डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम के साथ इसकी जो लेंथ है वो चेंज होती चली जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टाइप्स ऑफ हमने देख लिया, क्या टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट देख लिया, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने बता दिया होलोनोमिक क्या होता है, जिसे इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन कर सके। नॉन होलोनोमिक क्या होता है, जिसे इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सके। स्क्लेरोनोमस क्या होता है, जिसको हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट कहते हैं। और रियोनोमिक टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, आप लोगों को क्लास तो रेगुलर मिल ही रही है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, और मैथ्स भी जल्दी स्टार्ट कर दूँगी। अगर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए मेरे चैनल पे, वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जो होता है ना उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। जैसे क्लास की टाइमिंग है 6 PM पे या कभी कभी पे 8 PM पे मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, तो उसमें से आधा घंटा पहले जैसे 5:30 बजे और 7:30 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो काफ़ी बच्चों तक शेयर हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मैं भी आप लोगों को दुगनी मेहनत से पढ़ाऊँगी। ठीक, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स का आंसर देती हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बने भी हुए हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसको भी पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो होंगे ना उसको भी करा दूंगी। फिर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं, तो जो 2 वाले टॉपिक्स होंगे उसको एक में कवर करा दूंगी और ऐसे ही आपका चैप्टर भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।